ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। बात होगी भारत की, बात होगी बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान की। जी हां, इन्हें लेकर बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कह दिया है। मुस्तफिजुर रहमान केकेआर टीम से बाहर किए जाएंगे। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमलों की वजह से मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने की मांग लगातार भारत में उठ रही थी और खासतौर पर साधु संत हिंदूवादी संगठन कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान, बीसीसीआई आईपीएल को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान क्यों खेलेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है और हम वहां के क्रिकेटर्स को खरीद कर यहां पर खिलवाएंगे, क्यों खिलवाएंगे। हालांकि बीसीसीआई ने इतने दबाव के बाद एक फैसला लिया। शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कह दिया गया है। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. विजय जी, ये बीसीसीआई कैसे फेस सेविंग कर रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो आप क्रिकेटर को खरीदने के लिए अलाउ करते हो ना, पहले तो आपने आईपीएल टीम को कुछ कहा ही नहीं कि आप देखिए बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को जो है आप थोड़ा सा साइड लाइन करिए। पहले आप अलाउ कर देते हैं, फिर जब थू होने लगती है, संगठन खड़े होने लगते हैं, तब आप फिर ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप तो इन्हें मत खिलाइए, हमने कह दिया है। और इतने में तो शाहरुख खान को इतनी गालियां भी पड़ चुकी थी। देखिए बीसीसीआई को इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा था ना, जहां नुकसान हो रहा था वहां हैंडशेक नहीं करके मैच कर लिया ना। हाँ, एशिया कप में भारत ने तो उस समय भी बहुत सारे, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग उस मैच के खिलाफ थे कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन वहाँ बीसीसीआई का पैसा लगा हुआ था, अटका हुआ था, उसको पैसा मिलना था, जो भी होना था, और भारत में ज़्यादातर लोगों ने उस मैच का भी विरोध किया था। तब आपने देश के स्वाभिमान को नहीं जगाया था। अब यहाँ तो बीसीसीआई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बीसीसीआई को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, केकेआर को नुकसान हो रहा है। मैं बताती हूँ सर बीसीसीआई को कब नुकसान होगा। अक्टूबर में जब बायलैटरल सीरीज होगी तब, तो जब ये इशू खड़ा किया जाएगा तब बीसीसीआई से पूछा जाएगा और आईसीसी पूछेगी कि ये क्या हो रहा है, फिर आपको वो बायलैटरल सीरीज खेलनी है तब लेकिन मुस्तफिजुर रहमान अभी नहीं चाहिए। तो इसलिए, और वो दबाव है कि किस तरह से करना चाहिए। मैं तो इसमें पहले भी नहीं सहमत था कि भी देश के लोगों, लेकिन आपने तो पहले फैसला किया ना, आप उसको परमिशन दे दी। आप किसी भी दबाव में कहीं पर आ जाते हैं, कहीं पर कोई बात करते हैं, और यदि इसको मैं दूसरे तरीके से कहूं तो ये एक पॉलिटिकल इशू है ना, क्योंकि आप मुस्तफिजुर रहमान को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को पश्चिम बंगाल के चुनावों के मद्देनजर इस तरह का फैसला करते हैं। ये पॉलिटिकल फैसला है। पॉलिटिकल फैसला है या हिंदूवादी संगठनों का दबाव? हिंदूवादी संगठनों का दबाव भी पॉलिटिकल फैसला है। आप इसको सीधे तरीके से क्यों नहीं देखते? हिंदूवादी संगठन किसके साथ खड़े हैं, और जिनके साथ खड़े हैं उसका दबाव है ये कि भाई इस तरह से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बीसीसीआई को पहले तय करना चाहिए था कि नहीं लेना है कि लेना है, और मैं तो समझता हूं कि अभी इस पर एक नीतिगत निर्णय सरकार को करना चाहिए। ये मुझे समझ नहीं आता, ये सरकार कब तो किसी को समझती है कि स्वायत्त संस्था है और कब समझती है कि मुझे फैसला करना है। तो कभी भी हो जाता है, किसी दिन जब तक छूट देनी हो तब तक आप कहते हैं बीसीसीआई अपने फैसले अपने आप करती है, चुनाव आयोग अपने फैसले अपने आप करता है, फलाना अपने आप, सीबीआई ईडी भी करता है, और जिस दिन जरूरत होती है उस दिन आप फैसले कर लेते हो। तेल के दाम बढ़ाने हो तो कंपनियां जो हैं अपने आप फैसला करने वाली हैं, कंपनियों को तेल के दाम कम करने हो तो सरकार की क्रेडिट। सर एक जानकारी मैं और दर्शकों के सामने रख देती हूँ। आईपीएल जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग तो पहले से ही जानते हैं कि किसी भी टीम फ्रेंचाइजी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कितने विदेशी खिलाड़ी ले सकते हैं। अब देखिए आपके 8 विदेशी खिलाड़ी हैं, जिसमें से प्लेइंग 11 के लिए 4 विदेशी खिलाड़ियों का होना जरूरी है। शाहरुख खान ने क्यों मुस्तफिजुर रहमान को लिया, इसे लेकर भी कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई भारत के पास पेसर्स, केकेआर के पास जो है वो पेसर्स की कमी थी, नहीं थे, लेकिन ये भी झूठ है। वो भी मैं आपके सामने आंकड़ा रख देती हूं, जो लिस्ट में लेकर बैठी हुई हूं। भारत के खिलाड़ी है आकाशदीप, इन्हें 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया, ये भी फास्ट बॉलर हैं। कार्तिक त्यागी महज 30 लाख रुपए में खरीदे गए, ये भी फास्ट बॉलर हैं। आगे सुनिए, वैभव अरोड़ा हैं, हर्षित राणा हैं,
कश्मीर से हमारे बहुत शानदार बॉलर हैं उमरान मलिक, ये भी केकेआर टीम में है, ये भी पेसर है। क्यों लिया था हर्षवर्धन जी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कुछ बातें थोड़ी स्पष्टता से करनी चाहिए। एक तो ये कि जैसे हमने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, तो जो हालात अभी बांग्लादेश से हैं, बांग्लादेश से भी किसी भी कीमत पर नहीं खेलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी चीज़ों में कई बार अलग अलग तरह के, जिसको कहते हैं ना, कि तर्क खोज लिए जाते हैं। लेकिन फिर इसे आपको मुझे समझाना होगा, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर था, पाकिस्तान के साथ टेररिज्म एंगल था, पाकिस्तान के साथ हम युद्ध में थे। क्या बांग्लादेश के साथ भारत किसी युद्ध में है? नहीं, दो तरीके होते हैं। एक ये देखने का कि क्या हम सीधे युद्ध में, तो हम तो पाकिस्तान के साथ भी किसी युद्ध में नहीं सीधे। ऑपरेशन सिंदूर तो था ना सर? नहीं चल रहा है। देश की भावना क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घर की बहू बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और यूनुस सरकार उसमें असफल है। बांग्लादेश हमारा दुश्मन नहीं है। बांग्लादेश के लोग हमारे बड़े प्रिय लोग हैं। बांग्लादेश के लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं, या और सीधे सीधे अगर नाम ले तो शेख हसीना की तो पूरी पार्टी आज उनकी दुश्मन बनी हुई है, कट्टरपंथियों की। ये जो जमात के लोग हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी हैं, उनकी मुश्किल है। लेकिन देश के तौर पर हम कहें तो आज बांग्लादेश को वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज बांग्लादेश उसी तरह से दिखता है। जब ऐसा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और उसमें हम किसी बांग्लादेशी क्रिकेटर को 9 करोड़ 10 करोड़ में खरीद के लाते हैं और वो हमारे यहां खेलता हुआ एक, जिसको कहे कि उल्लास में, उत्सव में, एंजॉयमेंट में, एंटरटेनमेंट में शामिल होगा, बुरा नहीं लगेगा? तो बिना किसी बट के किसी भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। हमारे रिश्ते अगर सामान्य नहीं, ये नीतिगत फैसला करें ना। ये नीति, मैं वही कर, नीतिगत फैसला हो ना, ये नीतिगत फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप कुछ करें ऑन ऑफ नहीं चल सकता। वो कह रहा हूं। ये फिर प्रोफेसर साहब, ये क्रिकेट नहीं हो रहा है, फिर तो ये पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, क्रिकेट ही हो रहा है। क्रिकेट ही हो रहा है। लेकिन क्रिकेट में जो, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे बंधुओं की हत्या करने वाला सिर्फ इसलिए वहां पर हत्या उसकी कर दिया जाए क्योंकि वो हिंदू है? तो ऐसे में दुनिया का कोई देश जब नहीं बात कर रहा हो तो भारत तो बात करनी चाहिए ना, वहां से तो आवाज उठनी चाहिए ना। तो सर बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज खारिज करेगा? देखिए, अक्टूबर में तय करेगा कि हम नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है बीसीसीआई को कुछ न कुछ निर्णय करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जब ट्रंप कहते हैं कि क्रिश्चियन लोगों की वहां पर हत्या हो रही है और हम इसलिए वहां पर G20 में जाएंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप रिलीजन के आधार पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को सेव करते हैं। जब हमारे यहाँ ये सब बात चलती है ना, तो बड़े लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे आप हमेशा आप रिलीजन के आधार पर फॉरेन पॉलिसी। हाँ, इसमें कोई बहुत भारत ये करेगा रिलीजन के आधार पर फॉरेन पॉलिसी? मैं कह रहा हूं नहीं, मैं तो अब एक उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। क्या ऐसा नहीं है कि जब चर्च के खिलाफ यहां पर छोटी मोटी घटनाएं बढ़ जाती हैं तो पूरी दुनिया के गोरे जो हैं उठ करके बोलना शुरू कर देते हैं? जी, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? दारा सिंह ने हत्या कर दी थी ग्राहम स्टेन्स की। दुनिया का कोई ऐसा गोरा देश था, क्रिश्चियन देश था, जिसने प्रोटेस्ट नहीं किया? प्रोटेस्ट किया। चर्च में छोटी छोटी एक घटनाएं भी घट जाती हैं, किसी नन के साथ ये हो जाता है, फिर भी वहां उसका विरोध किया जाता है। भारत का हिंदू, वो हमारा ही तो देश था जी, वहां पर जनसंख्या 22% से 8% पे आकर के खड़ी हो गई है। रोज मारे जा रहे हैं, उनके लिए दुनिया में बोलने वाला कोई है क्या? कहीं से आपने आवाज दिखाई दी? कहीं से आपने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से कोई आवाज दिखाई दिया? हादी के लिए वहां का बोलने के लिए यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी हादी के लिए बोलता है, और जितने बड़े देश थे जी, उस सभी ने हादी पर शोक प्रकट किया। लेकिन वहीं पर जो मारा गया, हिंदू मारा गया, जला दिया गया, उस पर कितने लोगों ने शोक प्रकट किया? भारत की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके बारे में बात करें, उनके बारे में बोले, उनके लिए खड़े हों। और यह भी एक प्रतीकात्मक ही है, ये प्रतीकात्मक है। मैं तो कह रही हूं सर, ये आईपीएल है, मैं तो अक्टूबर तक का इंतजार कर रही हूं। हालांकि अभी अक्टूबर तक आने में बहुत, के तौर पे जिम्मेदारी नहीं मानते आपने? वही मैं कह रही हूं, ये तो बिल्कुल मानता हूं, सरकार तय करे कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स दुनिया में जिम्मेदारी क्या होती है। मैं मानता हूं दुनिया में कहीं भी हिंदू यदि कठिन स्थिति में है तो भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। फिजी के अंदर भारत वंशियों की सरकार थी और वहां पर क्रिश्चियन डोमिनेशन में नहीं था, वहां माइनॉरिटी में थे।
वहां उनको हटा दिया गया। और कौन उनके साथ खड़े हुए? ये सारे गोरे देश खड़े हुए। और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया गया। मेरा बस इसमें एक पॉइंट यही है कि क्योंकि भारत कभी भी धर्म के आधार पर अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकता, तो भारत का स्टैंड क्या होगा? भारत इसे कैसे डील करेगा? आज हाँ, हम ये मानते हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। नहीं, आप गलत चीजों को पकड़ ली। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं सर, मैं आपकी बात को नहीं कह रही हूं। रिलीजन के आधार पर फॉरेन पॉलिसी नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि दुनिया के जो ये गोरे देश हैं, ये बार बार सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन वो धर्म के आधार पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करते हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है। और हम जो है अपने हिंदुओं के बारे में बात करने के लिए हम बड़े नहीं, हमें बोलना चाहिए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है उस पर हमने लगातार बोला और हम बोलते रहेंगे। अब वहां की सरकारें क्या करती है, भारत का स्टैंड क्या होगा, वहां का इंटरनल मैटर क्या है कि भाई भारत डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकता, अब इनडायरेक्टली क्या कर रहा है वो हमें देखना होगा। पर बीसीसीआई ने इस मामले में डैमेज तो कर दिया है, वो फिर कितना भी डैमेज कंट्रोल करते रहे, हम अक्टूबर तक का इंतजार करेंगे। हम देखेंगे कि बंगाल में माफ कीजिएगा, ये बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति सुधरती है या नहीं, और अगर नहीं सुधरती है तो फिर भारत का स्टैंड क्या होगा। बात बंगाल चुनाव की करेंगे, क्योंकि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका कुछ असर तो बंगाल में 110% है। बंगाल में चुनाव का काउंटडाउन चल रहा है। चुनावी फिजा में सबसे ज्यादा घमासान है एसआईआर को लेकर। अभिषेक बनर्जी कभी चुनाव आयोग को चैलेंज करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को चेतावनी देते हैं। अभिषेक बनर्जी के निशाने पर बीजेपी है। उन्होंने एक नया बयान दे दिया, बीजेपी को सीधी चुनौती दी। ममता बनर्जी के स्टैंड में तो वो खड़े ही रहे हैं। उन्होंने, जब आप याद कीजिए, जब चुनाव आयोग दफ्तर भी आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, अभी तो मैं आया हूं, ममता बनर्जी आएंगी तो सोचिए क्या होगा। और अब अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि आप चाहे कितनी भी एफआईआर करा लो, कितनी भी ताकत लगा लो, सीट तो टीएमसी की ही बढ़ेगी। आप उनका पहले बयान सुने, उसके बाद करेंगे चर्चा। আমি তো প্রায় 2 মাস আগে বলেছি। मैंने तो 2 महीने पहले ही कहा था कि आप जो एसआईआर कर रहे हैं कीजिए, आपके पास जितनी ताकत है वो लगा दीजिए, फिर भी तृणमूल कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। मैंने कहा था कि नहीं, बीजेपी के नेताओं में दम है तो चैलेंज स्वीकार करें। उनके किसी नेता ने हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? आखिर बीजेपी वालों को किस बात का खौफ है, किस बात का डर है? 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री यहां आए थे, कह रहे थे कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। पास में ही त्रिपुरा है, वो सोनार त्रिपुरा क्यों नहीं बन पा रहा है? सोनार असम क्यों नहीं बन पा रहा है? सोनार बिहार क्यों नहीं बन पा रहा है? मध्य प्रदेश में पीने के पानी से 11 लोगों की मौत हो गई थी। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। पानी भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नहीं दे पा रही है। उस बीजेपी को लोकतांत्रिक या इंसानी अधिकार के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस बीजेपी के राज में दिल्ली की हवा खराब है और लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा नहीं दे पा रहे हैं। कहा था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार में अगर हिम्मत है तो वो सबूत दे कि उन्होंने किसी एक विधानसभा में 50,000 तो छोड़िए 5,000 लोगों को भी नौकरी दी हो। दीदी तो चैलेंज करती ही थी, अब उनका भतीजा है वो भी चैलेंज कर रहा है, और ये सीधी फाइट है, सीधी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच में। ये समीर जी, इनके ये तेवर जो है, इनके अंदाज जो हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन ये बताइए कि एसआईआर से डैमेज किसको है? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इसमें जिस तरीके से एसआईआर का विरोध ममता बनर्जी की पार्टी ने किया, जिस तरीके से दिल्ली में वो चुनाव आयोग से मिलने गए, फिर बंगाल में वो मिल रहे हैं, अभिषेक बनर्जी गए थे, अब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी भी मुख्य चुनाव आयोग से मिलने वाली है, और जिस तरीके से एसआईआर को लेकर लगातार ममता बनर्जी हमलावर रही है, तो डर ये बता रहा है ना कि ममता बनर्जी क्यों इसका विरोध कर रही है। ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि जो वोटर कटेंगे, तो उनके जो घुसपैठिए वोटर जो बने थे 2011 से लेकर 2021 तक, जिन्होंने वोटिंग किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वोटिंग किया, अब वो वोटिंग नहीं करेंगे। तो उनको लग रहा है कि मेरे वोटर्स कटने वाले हैं, इसलिए उनको ये चिंता थी और उसका वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि भाई 2021 में हमने जो 213 सीटें जीती थी 294 में से कम 1 सीट ज़्यादा जीतेंगे। और उन्होंने कहा कि भाई 2026 में हम 226 सीटें इस बार जीतने वाले हैं। तो वो अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ा रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं, लेकिन डर तो लग रहा है ना, जिस तरीके से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बयान आ रहे हैं, चुनाव आयोग को लेकर आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी बयान और ममता बनर्जी बयान दे रहे हैं, ये बता रहा है कि डर तो लग रहा है, गला तो सूख रहा है उनका। बिहार का रिजल्ट के बाद जो गला सूखा है
उसको वो थोड़ा उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बंगाल की जनता सब जानती है, और जो मोदी जी ने कहा था कि भाई गंगा तो बिहार के बाद बंगाल में जाती है, तो बिहार का जो परिणाम है वो बंगाल में रिपीट होने वाला है, तो यही डर उनको दिख रहा है। ठीक सर, ये मुझे लाइन अच्छी लगी। डर तो सबको लगता है विजय जी, गला भी सबका सूखता है, लेकिन गला किसका सूख रहा है? डर सबको लगता है, गला सबको सबका सूखता है, साबरी जी ने कहा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पानी की तुरंत जरूरत किसे है? भले ही ताकतवर हो, लेकिन उनके लिए बड़ी चिंता की बात है, और मजबूत तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को लड़ रही है। और हमें जो लगता है, कल भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे शायद, कि 38-39% वोट बीजेपी के पास अभी है, 3-4% वोट उसको चाहिए कुल मिलाकर। यदि वो उसका इजाफा कर लेती है तो बहुत मुश्किल नहीं होगा एक सत्ता परिवर्तन में, सत्ता बदलाव में। लेकिन ममता बनर्जी जैसी ताकतवर नेता से 1-1% वोट छीनना भी आसान काम, मुश्किल काम है, और वो लगातार लड़ रही है। और जो एजेंडा था कि पहले आप उनको मुस्लिम, प्रो मुस्लिम या मुस्लिम तुष्टीकरण की नेता मानते थे, अब वो तो कौन कौन से मंदिर बना रही है, अब लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो वो जो एजेंडा हो सकता था वो नहीं चल रहा। और फिर जो मुझे लगता है बीजेपी के लिए केवल एक ब्रेक वाली जगह लगती है कि बीजेपी को बांग्लादेश की माफ कीजिए, पश्चिम बंगाल के लोग जो हैं क्या अपनी पार्टी मानते हैं? बीजेपी को क्या अपनी पार्टी मानते हैं? क्योंकि वहां पर जो बांग्ला सब नेशनलिज्म जो है ना, वो एक बहुत ताकतवर सेंटिमेंट है। तो उसमें क्या वो मर्ज हो रही है? भारतीय जनता पार्टी को अच्छी पार्टी वो मानते हैं, और प्रधानमंत्री को अच्छा नेता मानते हैं, लेकिन क्या वो बांग्ला सब नेशनलिज्म में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? सब नेशनलिज्म। देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी को 41% तक वोट आता है, तो मैं ये मान करके चलता हूं कि पश्चिम बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ जरूर जोड़ रहे हैं। दूसरी बात, ममता बनर्जी का एज कहां पर है? ये जो 37% मुसलमानों की आबादी है, और जिसे मैं नहीं मानता, मैं गलत भी हो सकता हूं, वो एक दीन के नाम पर वोट करते हैं। वो कोई बंगला संस्कृति के नाम पर वोट करते हैं, वैसा बिल्कुल ही नहीं है। वो दीन के नाम पर खड़े होते हैं, वो वोट जिहाद के नाम पर खड़े होते हैं। उनको लगता है यही है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है और घुसपैठिए को रहने दे सकती है, यही है जो रोहिंग्या को यहाँ पर रहने दे सकती है, यही है जो बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ बसने दे सकती है, उनके लिए लड़ाई लड़ सकती है जी। तो लड़ाई यहाँ आकर के जाकर के टिक जाती है। जो BL संतोष ने कहा ना कि हम सिविलाइजेशन बैटल लड़ रहे हैं बंगाल में, वो ऐसे नहीं कहा था, इसीलिए कहा था क्योंकि वहां पर लड़ाई राजनीतिक सिर्फ नहीं है, वहां पर लड़ाई आप एक इस्लाम का एक बहुत बड़ा घड़ा है जो वोट जिहाद के तौर पर वहां पर काम करता है। उसकी आबादी 37% है और वो एक मुफ्त ममता के लिए वोट करता है। तो ममता का फिगर जो होता है, इलेक्टोरल फिगर, वो 37% से ही शुरू होता है। ठीक, अब पश्चिम बंगाल में किसका मुंह मीठा होता है, किसका कड़वा होता है, ये तो समय बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन अभी से महाराष्ट्र में आपके मुंह में घी शक्कर वाली बात हो रही है। समीर जी ने तुरंत अपने डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए थे, मैंने देख लिया था। वो जान रहे हैं महाराष्ट्र में कौन कह रहा है कि मुंह में घी शक्कर। ठीक है, अच्छा, वहां लोकल बॉडी इलेक्शन ने पॉलिटिकल टेम्पो को जबरदस्त हाई कर दिया है। इस बीच मुंबई का मेयर कौन बनेगा, इसे लेकर बीजेपी ने तस्वीर एकदम साफ कर दी है। बीजेपी ने बता दिया है कि अगर महायुति मुंबई में जीती तो मेयर कौन बनेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई का मेयर एक मराठी हिंदू होगा। अब मराठी हिंदू क्यों होगा ये आप जानते ही हैं। ठाकरे ब्रदर्स कह रहे थे कि मुंबई का मेयर होगा, मराठी होगा। AIMIM ने कहा कि कोई खान पठान बुरके वाली होगी, लेकिन फडणवीस ने कहा मुंबई का मेयर मराठी हिंदू होगा। मराठी हिंदू दोनों बातें समीर जी ये कहकर उन्होंने एक साथ कई सारे निशाने साध लिए हैं एक तीर से। अगर वो सिर्फ ये भी कहते हैं कि मराठी होगा तो भी हिंदू ही होता ना, मराठी होगा तो हिंदू होगा ही। वहां पे जो मुसलमान है उसको आप मराठी नहीं मानते हैं? नहीं, लेकिन वो मुसलमान है लेकिन मराठी बोलता है, उसकी भाषा है, लेकिन है तो मुस्लिम ना। अगर मराठी बनेगा तो मराठी मुसलमान कैसे होगा? मराठी तो हिंदू होगा ना। मराठी भाषी कोई और हो सकता है, लेकिन मराठी अगर बनेगा तो देवेंद्र जी का कहना बहुत स्पष्ट है। जो आरोप लग रहे थे कि भाई किसी और को बना दिया जाएगा, तो देवेंद्र फडणवीस ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई वो हिंदू होगा, मराठी होगा। और मुझे लगता है कि इस बार जिस तरीके से सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा है, अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई उत्तर भारतीय को नहीं बनाया जाता मेयर। उत्तर भारतीय 40% के करीब है, तो उत्तर भारतीयों से आवाज आ रही है कि भाई किसी उत्तर भारतीय को मेयर बनाया जाए।
समाजवादी पार्टी कह रही है किसी मुस्लिम को बनाया जाए, ओवैसी की पार्टी कह रही है कि किसी बुरके वाली को हम मुख्यमंत्री महापौर बनाएंगे मुंबई का। तो सबके अपने अपने गणित है। अब अजित पवार से पूछा गया पुनः, जिनका आप कह रहे हैं मुंह में घी तो शक्कर। वो उन्होंने इसलिए कहा कि अजित पवार और शरद पवार साथ साथ आने से पूछा गया कि साथ में आ रहे, तो उन्होंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा होता है। लेकिन उसी बयान में अजित पवार ने एक बयान किया जो बीजेपी के लिए मुझे लगता है बहुत मतलब एक शर्मनाक बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं सत्ता के साथ नहीं था तो मुझ पर 70,000 करोड़ का आरोप लगते थे, और जिन लोगों ने मुझे 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया वो आज मेरे साथ सत्ता में है, ये उन्होंने स्पष्ट कहा, और वो जोर से हंस दिए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बताया है कि भाई आप मुझ पर 70,000 करोड़ का आरोप लगाते थे और आज आपके साथ में सत्ता में हूं, तो अब मैं किसी घोटाले का आरोपी नहीं सर हूं। मुझे उन्होंने ब्रेक के लिए कहा। जाना है, लेकिन एक क्विक कमेंट हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये सचमुच ये बयान जो समीर जी बता रहे हैं, तो ये तो सीधे सीधे हंस देना, मतलब सिर्फ हंस देना नहीं, एकदम से हंसना हंस ही कैसे? देना है। अब इसको सोचें भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन एक बात इसको समझिए, जब देवेंद्र फडणवीस कहते हैं मराठी होगा हिंदू होगा, तो वो उस राजनीति से लड़ रहे हैं जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आकर मराठी कोई बनेगा जिसकी वो बात करते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस दरअसल बाला साहब वाले मराठी हिंदू की बात कर रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे कर रहे हैं वो आज के मराठी की बात कर रहे हैं। तो मराठी तो सब ही हैं, जो मराठी महाराष्ट्र में रह गया, मराठी भाषी, वो एक तरह से वही हो गया। देवेंद्र फडणवीस खुद मराठी है। देवेंद्र फडणवीस खुद तो मराठी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये राजनीति बड़ी स्पष्ट है जी। कि वो फिर से घूम फिर कर वहां पहुंच गई है जो बाला साहब के समय की राजनीति। और मैं इसको यूं भी देखता हूं कि देवा भाऊ ने सारे नेताओं को जो अपने आसपास के थे उनको कट टू साइड। नई कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हर्षवर्धन जी, विजय जी, रागी जी और समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईरान में जेनजी सड़कों पर है। खामेनेई के दमन का अंत नजदीक आ गया है, इसलिए कट्टरपंथी खामेनेई युवाओं को कुचलने के लिए हर हथकंडे आजमा रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों की छाती पर गोली मार रही है। ईरान की सेना जनता को गोलियों से भून रही है। तेहरान हो या हमेदान, ईरान का लगभग हर शहर बगावत की आग में जल रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि हमारा टारगेट लॉक्ड है, हमारी सेना लोडेड है। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश हुई तो हम एंट्री मारेंगे, ईरान पहुंचेंगे, प्रदर्शनकारियों की मदद करेंगे। ये साफ है, खामेनेई के लिए प्रदर्शनकारी इस वक्त काल बन गए हैं। कोशिशें भरसक हो रही हैं, लेकिन एक एक तस्वीर जो ईरान से आ रही है, और इसे आप सिर्फ ये मत कहिएगा कि ये जेनजी का प्रदर्शन है, क्योंकि लगातार सुबह से मैं तस्वीरें इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखा रही हूँ कि वहाँ के बुजुर्ग भी। विजय जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, वहाँ पर जो खामेनेई का किला ढहाने के लिए जो फोर्स सड़क पर उतरी है वो वहाँ की जनता है, उसमें केवल जेनजी नहीं है। एक बुजुर्ग महिला बैसाखियों के सहारे चल रही है और वो डेथ टू डिक्टेटरशिप की बात कर रही है। एक्चुअली हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि चाहे वक्त भले ही लगे, लेकिन ये खामेनेई के शासन का अंत है, और ये इस्लामिक जो शासन है ना उसका अंत है। खामेनेई के खिलाफ नहीं है ये, खामेनेई तो उसके रूल करने वाले लोग हैं, लेकिन ईरान के जो लोग हैं, ईरान की जो लड़कियां हैं, ईरान के जो बच्चे हैं जेनजी, और ईरान के जो लोग हैं वो ये 40-45 साल का जो इस्लामिक शासन था उसके खिलाफ खड़े हो गए, वो अन्याय के खिलाफ खड़े। और मुझे लगता है वक्त कुछ लगे, 4 दिन लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे, लेकिन अब उस रास्ते पर ईरान पहुंच गया जहां वो 60 के दशक में था, और फिर से एक नई क्रांति के साथ ईरान आएगा। हो सकता है रजा पहलवी के जो शासक, मतलब वो शाह रहे हैं जी, उनके साथ कितना फायदा होता नहीं होता है, एक मोनार्की वाली डेमोक्रेसी वहां पर रहेगी, मोनार्क डेमोक्रेसी रहेगी, या डेमोक्रेसी कैसे पहुंचती है, लेकिन इस्लामिक शासन के खिलाफ ये लड़ाई जो है वो ऐसी मैदान पर आ गई कि अब इसको रोकना मुश्किल है। अमेरिका को भी उनकी मदद, ये जो ट्रंप साहब का स्टाइल है ना, ये तो बहाना है उन पर लड़ने का, युद्ध करने का। उनको एक सपोर्ट, मोरल सपोर्ट देने की बात है, और मैं समझता हूँ अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर के देशों को इस तरह का मोरल सपोर्ट ऐसे प्रदर्शनकारियों को देना चाहिए। ये क्या ट्रंप कूदेंगे इस जंग में? रागी जी, बहाना चाहिए होता ना, नहीं मतलब एकदम ऑन एंड ऑन फ्रंट कोई जंग छेड़ेंगे वो? कहाँ कहाँ लोग ऐसे में करेगा? क्या अफगानिस्तान में लोग करेंगे? वहाँ पर भी महिलाओं, बुजुर्गों, जो इस्लामिक कट्टरवाद है उसके खिलाफ कोई बोलने के लिए नहीं आ रहा है। वहाँ पर की दशा तो इससे भी बदतर है।
यहाँ तो कम से कम महिलाएं सड़कों पर निकल भी रही हैं, वहाँ तो महिलाएं पब्लिक डोमेन में काम भी नहीं कर पा रही हैं बिना बुर्के के। सवाल ये है कि ये दुनिया किस ओर जा रही है? क्या दुनिया के 3-4 दादा हैं वो तय करेंगे कि दुनिया इस रूप में जाए या उस रूप में जाए? हो यही रहा है कि अमेरिका तय कर रहा है कि हमको वेनेजुएला में जाना है तो हम घुसेंगे, हमको ईरान पर बम्बार्डिंग करनी है, हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाना है तो हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देंगे। लेकिन चूंकि भारत को हमको जो है वो प्रिक करना है तो हम पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जाने देंगे, उसके हाथ तक पहुंचने देंगे। भारत को घेरना है तो हम बांग्लादेश के अंदर जो है वो सत्ता परिवर्तन करा देंगे। ये स्थिति यही है, और जिसे हम कहते हैं एक हेजेमोनिक ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है कि उसको लगता है, पहले ट्रेड के थ्रू उसने प्रैक्टिस किया, ट्रेड में उनको सफलता की मिली, कितनी सफलता नहीं मिली वो कह रहे हैं कि हम सफल हुए हैं इसमें जी। लेकिन ट्रेड की हेजेमनी के बाद उनको अब लग रहा है कि हमको मिलिट्री माइट को हमको डिमोन्स्ट्रेट करना है, तो 2-4 जगह हम डिमोन्स्ट्रेट कर दें। आदमी टारगेट क्या करता है, पहले छोटा वाला से शुरू करता है जहां पर उसको सक्सेस लग जाए, फिर वो देखेगा कि ईरान के अंदर, ईरान पर तो बॉम्बर को प्रयोग किया ही पिया, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को खत्म करने की कोशिश की। देखना यह है कि अमेरिका किस हद तक जाता है। यहाँ ईरान में कहां तक जाएगा हर्षवर्धन जी? ईरान में क्या ट्रंप कोई अटैक करेंगे? हालांकि अभी उनको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। शायद वो वेनेजुएला में ये चाहते थे कि वहाँ पर भी लोग मादुरो के खिलाफ एक ताकत खड़ी होती, लेकिन वो नहीं हो पाई। पर यहाँ पर तो मसला कट्टरपंथ बनाम लोकतंत्र का है शायद। देखिए, कुछ न कुछ आड़ लेके अमेरिका काम करता है, लेकिन वेनेजुएला और ईरान में दोनों में थोड़ा स्थितियां अलग हैं। और ईरान में जो रजा शाह पहलवी हैं, उनके जो वंश से आने वाले जो शासक के तौर पर जो 1969 की जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद जो आउट हुआ परिवार, अमेरिका के साथ हैं। वो एक नए ईरान की बात करते हैं। वो बाकायदा हर हफ्ते अपने लोगों से बात करते हैं, कुछ तरीके निकाल कर उनके लोग ईरान में जगह जगह वो मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जिसको आप जेनजी का कह लें, लड़कियों का कह लें, महिलाओं का कह लें या सारे लोगों का कह लें, वो उसके पीछे उस वाली आर्मी का बहुत बड़ा रोल है जो खामेनेई के खिलाफ है। खुद खामेनेई के शासन तंत्र में 2 से 3 बड़े टॉप लीडर हैं जिनको लगता है कि खामेनेई को सत्ता छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सत्ता छोड़ी नहीं, क्योंकि वो सर्वोच्च उनके धार्मिक नेता हैं और वो बहुत पावरफुल हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। वहां जनता सड़कों पर इसकी क्रांति कर रही। वेनेजुएला में ट्रंप अपने इंटरेस्ट के लिए बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट कर रहे हैं। यानी जो काम जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल में बांग्लादेश में किया, सेम रिपीटिशन करना चाहते हैं ट्रंप यहां पर। और फिर वही बात हुई, निश्चित तौर पर तालिबान की हमने बात की, निश्चित तौर पर हम अलग अलग देशों की बात करते हैं, वहां लोगों के मानवाधिकार की बात करते हैं। उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? तो हमें जो वर्ल्ड एजेंसीज हैं उनको पावरफुल करना पड़ेगा, उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। कोई देश इसको नहीं कर सकता है। अब चूंकि यूनाइटेड नेशंस पावरफुल नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, अच्छा सोचिए ना जरा, 142 करोड़ प्लस का देश, वो उसका मेंबर नहीं है। हम चक्कर लगाते हुए वो जो रिवॉल्विंग चेयर होती है कि अच्छा चलो अब आई तो हम बैठ गए थोड़ी देर, वो 2 साल के लिए टेम्परेरी मिलती है। परमानेंट मेंबर भारत को क्यों नहीं होना चाहिए? अफ्रीकन यूनियन के देशों का एक प्रतिनिधि वहां क्यों नहीं होना चाहिए? 5 देशों की दादागिरी वीटो के तौर पर क्यों लगनी चाहिए? अगर हम इन रिफॉर्म्स को नहीं करेंगे तो दुनिया, यकीन मानिए, बहुत बुरे दौर में जाने वाली है, बहुत बुरा हम देखने वाले हैं। और उसमें ये जिसको कहते हैं कि एक एक देश दिखेगा, एक लड़ाई दिखेगी, लेकिन वो विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है। रेज़ा पहलवी का क्योंकि बार बार नाम आ रहा है कि खामेनेई तो फिर कौन? रेज़ा पहलवी डोनाल्ड ट्रंप के स्टैंड को लेकर कितने शुक्रगुजार हैं वो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। रेज़ा पहलवी ये कहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, थैंक यू फॉर योर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड सपोर्ट ऑफ माई compatriots. This warning you have issued to the criminal leaders of the Islamic Republic gives my people greater strength and hope. वो ये कहते हैं, hope that at last a president of the United States is standing firmly by their side. तो अभी तो समीर जी वो स्थिति नहीं है कि टारगेट लॉक और लोडेड सिर्फ ये बताने के लिए खामेनेई को कि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम अटैक भी करेंगे। अभी वो सिर्फ डरा रहे हैं। टारगेट वो ये जानते हैं कि वहीं की जनता शायद इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो खामेनेई को सत्ता से हटा देगी।
उखाड़ फेंकेगी। मुझे लगता है अभी अमेरिका इंतजार करेगा और देखेगा, और अमेरिका की कोशिश ये होगा कि वहाँ की जनता ही सड़कों पर उतरे और ये मूवमेंट बड़ा हो और तख्ता पलट जो होना है वो जनता के माध्यम से ही हो। उसका जो दोष अमेरिका के ऊपर न लगे कि अमेरिका ने हस्तक्षेप करके करवाया, तो मुझे लगता है कि उसके लिए जो पर्दे के पीछे जो सपोर्ट चाहिए होगा ईरान की जनता को, वह अमेरिका उसको प्रोवाइड कराएगा और अमेरिका थोड़ा इंतजार करेगा। अगर अमेरिका को लगता है कि भाई इनके ऊपर किसी तरीके से आर्मी का इस्तेमाल किया जाता है, किसी नरसंहार किया जाता है, इनका कुछ सेना को बुलाया जाता है इनके खिलाफ, अपने नागरिकों के खिलाफ, तब अमेरिका ने जो कहा है कि ट्रंप ने हम हस्तक्षेप करेंगे, उस स्थिति में ट्रंप हस्तक्षेप करेंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ट्रंप ये कोशिश करेंगे और अमेरिका भी चाहेगा कि उस देश के अंदर वहाँ की जनता करे और दुनिया को ये मैसेज जाए कि भाई जनता इस इस्लामिक रूल से बहुत त्रस्त थी और महिलाओं ने, लोगों ने आकर गरीबी से, महंगाई से, इस इस्लामिक स्टेट से बाहर निकलने के लिए सड़क पर उतरी है और उनके कारण ये खुमैया लोकप्रिय हो गए थे और उनको कारण सत्ता से जाना पड़ा। अब ये कब तक होता है? ये तुरंत 8 दिन में होता है, 10 दिन में होता है, जब लंबा चलता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसी स्टेटमेंट में रज़ा पहलवी में एक लाइन ये भी है जिसे सुनकर मुझे लगता है कि आप कहां पर खड़े होकर परिस्थिति को देख रहे हैं, उससे किसी भी देश के लिए आपका स्टैंड बदलता है। अब ये कह रहे हैं अमेरिका दैट ब्रॉट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द मिडिल ईस्ट। अमेरिका बॉट पीस एंड क्या क्या अमेरिका ने दोनों देशों के साथ। मैं वही कह रही हूँ, आप कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, वहां से आप ये तय करते हैं कि आपके रिश्ते कैसे हैं। पेनिनसुला में खड़े होकर आप कहेंगे कि वो दादा बनने की कोशिश कर रहा है। रज़ा पहलवी के नजरिए से देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि वहां मिडिल ईस्ट में शांति के दूत हैं अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। खामेनेई के नजरिए से देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि अरे हमारे दखलंदाजी करें हमारे इंटरनल मैटर्स में। बहरहाल एक और घमासान की बात करते हैं। सऊदी अरब और यूएई के बीच में पाकिस्तान पिस गया है। दोनों देश यमन को लेकर आमने सामने हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति हो गई है। पिछले दिनों यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान गए थे। उनके स्वागत में पूरी की पूरी पाकिस्तानी हुकूमत रेड कारपेट की तरह बिछ गई थी। शहबाज हो, आसिम मुनीर हो, वो फूल कर कुप्पा हो गए थे। लेकिन उनके बाद यूएई और सऊदी अरब यमन को लेकर भिड़ गए। जंग उधर छिड़ी, इधर पाकिस्तान घिर गया। सऊदी अरेबिया के सुल्तान प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के किसी भी नेता से हरगिज नहीं मिलूंगा। उन्होंने आसिम मुनीर से भी मिलने से मना कर दिया। आपको बता दें कि यूएई के राष्ट्रपति अल नहयान मुनीर की बेटी की ही शादी में पाकिस्तान गए थे। यह खबर भी हमने आपको इंडिया टीवी पे दिखाई थी, यही कहानी कुर्सी की में। मुनीर सऊदी अरब के रियाद जाना चाहते थे, लेकिन प्रिंस सलमान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अब देखिए, हर्षवर्धन जी बुलाया भी कहाँ था, आपको सुनकर बड़े मजा आएगा। नूर खान एयरबेस के पास शिकार के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा, बुलाएगा जरूर पर जाने का नहीं। नहीं, देखिए पाकिस्तान की स्थिति तो वैसे भी बड़ी विचित्र सी है और मैं तो इसको यूं मानता ही नहीं हूं कि सऊदी अरब यूएई के बीच पिस रहा है। वो पिसा हुआ ही है। मतलब उसको आप यूं माने ना, अमेरिका चाइना के बीच में पिसा हुआ है। जो दुनिया के किसी भी देश में, इस्लामिक देश में कुछ होता है तो ये अमेरिका के पीछे पीछे घूम रहा होता है, तो इसकी मुश्किल होती है। गाजा में पीस फोर्स में इनको शामिल होना है, उसकी मुश्किल है। तो पाकिस्तान कुल मिलाकर पिसा हुआ देश हो रहा है। और उसमें है क्या, जो वहां की आवाम है, वहां के जो लोग हैं वो पिस रहे हैं। वरना इनका क्या है, ये तो हुक्मरान है, इनको तो ठीक है, वो सऊदी के शासक से गले मिल लेंगे, यूएई के शासक से गले मिल लेंगे, ट्रंप आएगा तो उनसे हाथ मिला के बैठ जाएंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान की आवाम की बदहाली, उनका पिसना, उनके बुरे दिन वो ज्यादा पीड़ा देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि है तो वो हमारे हिस्से ही थे, हमारे हिस्से थे। आज नहीं तो कल हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बददिमाग, ये जो बेहया किस्म के शासक हैं, ये हुक्मरान हटेंगे और पाकिस्तान के भी दिन ठीक होंगे। तो हमारा तो पड़ोसी, हम उसको बदल नहीं सकते हैं, जो अटल जी कहा करते थे। तो पाकिस्तान पिस रहा है, पाकिस्तान की आवाम को इनके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा खून कुछ बढ़ सा जाता है समीर जी, जैसे पाकिस्तान के लुटने पिटने की एक और खबर आती है, जैसे ये बेइज्जत होता है। नहीं, वो तो ये सिलसिला लंबे समय से जारी है और आगे भी भविष्य में जारी रहेगा। हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहेगा, बिल्कुल, पाकिस्तान के बर्बाद होने का और पाकिस्तान का दुनिया में बेइज्जत होने का। लेकिन अब पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं है। अभी तक तो वो बाहर भी बेइज्जत हो रहा था, देश के अंदर हो रहा है। और जिस तरीके से वो अपने सरकारी विभागों को बेच रहा है, भी एयरलाइंस को बेचा, बाकी अब ऊर्जा सेक्टर में, दूसरे सेक्टर्स के अंदर उन्होंने बेचना शुरू कर दिया है कि अब ये हालत है कि रूटीन खर्चे चलाने के लिए उनके लिए पैसा नहीं है। कर्ज का पैसा, कर्ज का ब्याज देने के लिए जो ब्याज का भुगतान करना है उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है। उसके लिए वो तमाम तरीके तिकड़म भिड़ा रहे हैं, कहीं से भीख मांगते हैं, अपने संसाधन को बेच रहे हैं।
पाकिस्तान एक बिल्कुल बर्बाद मुल्क है और जिस तेजी से बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इससे और बुरी स्थिति दिखेगी। लेकिन एक हमारा पड़ोसी होने के कारण ये हमारे लिए भी उतनी चिंता की बात है कि पाकिस्तान जितना बर्बाद होगा उतनी तकलीफें हमारे लिए भी बढ़ने वाली हो, क्योंकि अराजक देश है वहाँ, और जब अपना देश बर्बाद होता है तो लोग आसपास भागते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत उन्हें सबसे करीब दिखेगा, शरण स्थल के बिल्कुल शरण स्थल के रूप में। लेकिन अब पाकिस्तान हो, चाइना हो, दुनिया के तमाम देश हो, वो अब पाकिस्तान को एक अपने लिए ऐसी जगह देखते हैं कि जहाँ से जितने संसाधन वो अपने हिस्से में ले सकते हैं। चाइना उनका शोषण करना चाहता है, बहुत हद तक किया भी है। पाकिस्तान उसे अपने एक शोषित स्टेट के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहा है, जिससे वो पूरा शोषण कर सके। अमेरिका उसको उस रूप में पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। तो दुनिया के लिए अभी पूरा पाकिस्तान, कितने इसके संसाधन को निचोड़ा जा सकता है, पाकिस्तान से कितना पैसा बनाया जा सकता है, पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है। पाकिस्तान की बर्बादी निश्चित है। अच्छा, एक और जो लड़ाई का फ्रंट है उस पर भी आपको अपडेट दे देती हूं। यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच में टकराव बढ़ता चला जा रहा है। सऊदी अरब ने एक बार फिर यमन पर एयर स्ट्राइक की है। सऊदी ने यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल पर हवाई हमले किए। इसमें 20 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। सऊदी अरब के हमलों के बाद गाड़ियों में आग लग गई। हजरामौत प्रांत के अल कतान शहर में हुए सऊदी हवाई हमलों में भारी नुकसान की खबर है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यमन में एक्टिव है, जिससे यूएई का समर्थन हासिल है, जो वहां हजरामौत और अल महरा प्रांत में घुस गया है। ये अलगाववादी संगठन इन इलाकों में सक्रिय हैं। ये इलाके तेल संपन्न हैं, जिस पर कब्जे को लेकर ही ये जंग है और ये तेज होती चली जा रही है। तेल का खेल ही ऐसा है, वेनेजुएला में भी तेल का ही खेल है, इसलिए सारा बवाल है। एफटीसी और यूएई का समर्थन भी है इसे, जबकि यमन सरकार को सऊदी अरेबिया का समर्थन है। इसी को लेकर दोनों देश एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। तो सर, ये 26 है, जंग ही जंग, तस्वीरें ऐसी हैं, कहीं पे भी शांति नहीं है। देखिए, जो बेसिकली जिनको लड़ाकों को मारा है, ये 20 लड़ाके हैं, वो हैं तो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से ही जी। और वो उनकी यूएई मदद करता है। और उनको लगता है, सऊदी अरबिया को लगता है कि यदि ये लड़ाके बढ़ते हैं और रेड सी वगैरह में जाकर के वो पावरफुल होते हैं, तो हमारे ट्रेड को भी ये लोग चोक कर सकते हैं। और इसलिए ये ज़रूरी है कि इनको डिसआर्म कर दिया जाए, पहले ही प्रीएम्प्ट कर दिया जाए जी। दूसरा ये भी है कि ईरान का भी समर्थन कहीं ना कहीं हाउती वगैरह को है, वो भी कहीं ना कहीं यमन के कुछ इलाकों में है। उसको भी ध्यान में रख करके सऊदी अरब ने एक, जैसे सुन्नी डोमिनेंस जिसको हम कहते हैं, सुन्नी डोमिनेंस का लेकर के भी है, रीजनल डोमिनेंस को लेकर के है। ये सारी चीज़ें फैक्टर काम कर रही हैं, जो सऊदी अरब जो है वो यमन के अंदर अटैक कर रहा है। ये यूएई तक की ये जो लड़ाई है, जितनी लड़ाइयों की भी हम बात कर रहे हैं, हालांकि इसमें एक यूएई का भी जो स्टैंड है वो बड़ा दिलचस्प स्टैंड था, मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुश्किलात जो हैं मिडिल ईस्ट की, अभी हम बात कर रहे थे कि शांति, तनाव खत्म होता हुआ मिडिल ईस्ट, ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव हमेशा ही एक तरह से बना रहता है। आप देखिए, अलग अलग कारण रहते हैं और तेल तो सबसे बड़ा कारण भी है। अब यहाँ पर रिलीजन तो कारण नहीं है, नहीं, तेल है। मतलब एक रिलीजन को लेकर देश में अलग अलग तरीके से, चाहे वो इजराइल और गाजा को लेकर बात कर रहे हो या दुनिया के और देशों में भी बात करो, बांग्लादेश में जैसे इस तरह की स्थिति हो रही है, तो यहाँ तेल की एक स्थिति है। और मिडिल ईस्ट आमतौर पर भी शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ वहाँ पर तनाव चलता रहता है। और उसमें मसला ये भी है कि कोई उनके बीच में नहीं पड़ना चाहता जी, क्योंकि वो सब लोग, चाहे वो यूएई हो, यमन हो, कतर हो और जो इलाके हैं, उनके साथ कोई भी किसी तरह के विवाद में, झगड़े में नहीं पड़ना चाहता है। और वो आपस में निपटे, ये बेहतर है, क्योंकि सबको सबका फ़ायदा हर के साथ जुड़ के रहने में भी दिखाई देता है। और कई बार उनको ये भी लगता है कि मुश्किलात है, एक तरफ खड़े हो जाएंगे तो दूसरी तरह की मुश्किलें होंगी। उसमें पाकिस्तान का आपने जिक्र किया था, तो पाकिस्तान की तो कोई इतनी हैसियत ही नहीं है उसमें कि क्या वो समर्थन करेगा, क्या उसके खिलाफ होगा, नाराज होगा। वो तो दोनों में से किसी का भी समर्थन और विरोध हाँ, नहीं। वही कह रहा हूँ, उनकी स्थिति इस तरह की नहीं है पाकिस्तान की, जिस पर हम ये तय करें कि पाकिस्तान को किसके साथ खड़ा होना चाहिए। और अभी तो वो गाजा को लेकर जो इजराइल के साथ जो सेना जो बनाई गई है इंटरनेशनल जी, उस मामले में फंसा हुआ है। फिर पाकिस्तान के अंदरूनी मसलों में वो इतना फंसा हुआ है, जो बलूच का मामला हो या खैबर का मामला हो, खैबर पख्तूनख्वा का वो मामला है। और अब तो पीओके में जिस तरह से हो रहा है, और लाहौर में इमरान खान को लेकर जी,
जो प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उन सब बातों को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही है। इसलिए कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, धर्म की वजह से ही देश दुनिया भर में लड़ाई हो रही है, तो वो नहीं अर्थ है। की वजह से, अर्थ की वजह से लड़ाई हो रही है और ट्रंप साहब उसका नेतृत्व करते हैं। वो एक रास्ता दिखाते हैं कि तेल ही खेल है। अब वो तेल के खेल से सारी दुनिया भर में लड़ाइयाँ भी चल रही है, ताकत की जो जोर आजमाइश है जी सर। वो भी उसी पर हो रही है। अच्छा, बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं और उन गलत फहमियों का निराकरण कहाँ होता है? यही कहानी कुर्सी की में होता है। एक ऐसी गलत फहमी की हम बात करते हैं। ये गलत फहमी किससे हो गई है? अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्हें ये गलत फहमी हो गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि आरएसएस एक सीक्रेट एजेंसी है, एक ऐसा संगठन है जो गुप्त तरीके से काम करता है। आरोप भी लगे, खुद मोहन भागवत ने इसका जवाब भी दिया। एग्जैक्टली केवल न्यूयॉर्क टाइम्स की किसी पोस्ट को लेकर नहीं, या जो मणिक्कम कहते हैं उनको लेकर नहीं, या जो दिग्विजय सिंह लगातार इतने सालों से आरोप लगाते जा रहे हैं उससे लेकर नहीं। इन जनरल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों की कई सारी गलतफहमियों को दूर किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, इस बारे में उन्होंने बताया। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस कोई पैरामिलिट्री संगठन नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ को लेकर लोगों में, उनके मन में गलत धारणाएं हैं। आरएसएस का असली मकसद है समाज को जोड़ना, उसे मजबूत बनाना। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि विकिपीडिया पर लिखी हुई हर बात सही नहीं होती है और विकिपीडिया पढ़कर आप आरएसएस को समझ भी नहीं सकते। आरएसएस को समझने के लिए आपको आरएसएस में समय बिताना होगा, संघ में समय बिताना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि आरएसएस है क्या। सबसे पहले तो ये बात ही कमाल की है प्रोफेसर साहब। आरएसएस मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि सीक्रेट एजेंसी जो सालों से काम कर रही है, अब वो हर तरफ अपनी शाखाओं को, अपने दायरे को बढ़ा चुकी है। देखिए, जिस तरीके से पिछले 70 साल के अंदर आरएसएस के खिलाफ दुष्प्रचार किया है, और खास करके कांग्रेस के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया है आरएसएस का, आप मालेगांव ब्लास्ट होता है तो उसमें आरएसएस को घिसट देते हैं, 9/11 होता है उसमें भी आप घिसट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक पूरी एक इंटेलेक्चुअल ब्रिगेड है जो आरएसएस के गलत तरीके से ये करता है कि जर्मनी से इन्होंने ये लाया, जर्मनी से इन्होंने प्रतीकों को लाया। स्वास्तिक का प्रतीक जो है वो हमारे अपने घर का प्रतीक है, लेकिन वो मान करके चलते हैं कि हमने वहाँ से उसको लेकर के हिटलर के तरफ से लाया। तो इस प्रकार का दुष्प्रचार पिछले, जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना है तब से, लेकिन खास करके आज़ादी के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था और पत्र लिख करके आरएसएस पर नजर रखने के लिए बात की। मजेदार बात है, मुस्लिम लीग को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि ये अब मुस्लिम लीग वो नहीं है जिसने भारत पर विभाजन थोपा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने बोला, मैं अलग से नहीं कोट कर रहा हूँ, ये पंडित नेहरू का। मजेदार बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग के कुछ फाउंडर मेंबर, कम से कम 3 तो मैं जानता हूं, जो 3 फाउंडर मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्से बने और वो उन्होंने बहुत सारे चीजों में बहुत अच्छा दखल दिया। उस मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने में भी कांग्रेस को परेशानी नहीं है। उस मुस्लिम लीग की मानसिकता में आज भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी वगैरह कुछ नहीं बात। तो जो न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है या बाहर लिखता है, भारत का एक इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट था जिसे हम डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो आरएसएस के बारे में इसी प्रकार का दुष्प्रचार करता रहता है और जितनी भी विदेशी मीडिया है उनके साथ उनके ही संपर्क है। 2014 के बाद से ये थोड़ा सा टूटना शुरू किया है। ठीक सर, एक छोटा सा कमेंट हर्षवर्धन जी इस पे, क्योंकि फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। मतलब पैरामिलिट्री फोर्स, कोई अगर यूनिफॉर्म में एक्सरसाइज कर रहा है या संघ की शाखा में जा रहा है तो वो पैरामिलिट्री फोर्स हो जाएगा। कहाँ से आते हैं इस तरीके की मानसिकता? ये देखिए, तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी देश में सरकार के तौर पर भी तय किया जाए कि उनको किसी भी तरह का एक सैन्य प्रशिक्षण नौजवानों को दिया जाना चाहिए, दिया ही जाना चाहिए। हमारी भी सरकार, एनसीसी क्या था, उसी का तो एक हिस्सा था, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, सबको दिए। लेकिन संघ की जहां तक बात है, संघ कुछ मामलों में बड़ा स्पष्ट है।
अब चूंकि लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और भाजपा की सरकार में प्रधानमंत्री कहते हैं मैं स्वयंसेवक हूं, गृह मंत्री कहते हैं मैं स्वयंसेवक हूं, मुख्यमंत्री मंत्री लाइन लगी हुई है, तो हर किसी को लगता है कि वो टिकट पाने का जरिया हो गया। इसलिए अगर सरसंघ चालक से सवाल पूछा गया तो वो सवाल भी कोई बहुत गैर वाजिब नहीं था। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का टिकट संघ तय करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको आप रिश्ता समझना है तो यूं समझ लीजिए, आप संघ को उस अभिभावक की तरह मान सकते हैं जो टोका टोकी करता है, रोक देता है। लेकिन आज का बच्चा कितना मानता है भाई? आज का बच्चा तो मोबाइल पे खेलता है 6 घंटे, आंख उसकी खराब हो जाएगी, रेडिएशन आएगा, नहीं मानता। कभी कभी जब अति हो जाती है तो अभिभावक को कुछ करना भी पड़ता है। तो कंफ्यूजन तो पहला तो यही दूर कर लीजिए, कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है, समाज के अंदर काम कर रही है, खुले में शाखा चल रही है, पार्क में शाखा चलती है, खुले में स्कूल चल रहे हैं, खुले में संगोष्ठी होती है, बैठकें होती हैं, कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं और है। किसी को भ्रम दूर होना चाहिए, किसी को रोका नहीं, कोई जाता रोका है। भी नहीं। आप न्यूयॉर्क टाइम्स के जो भी संपादक है वो भी आकर एक बार देख ले। रूस और यूक्रेन से चर्चा की शुरुआत होगी। जंग भीषण पर भीषण होती चली गई। रूसी सेना यूक्रेन के कुपियांस्क प्रांत में जबरदस्त हमला कर रही है। हाई प्रिसीजन वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है। हमले में यूक्रेन मिलिट्री औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने का दावा भी किया गया। रूस ने कहा कि हमारी सेना ने यूक्रेन के 16 हमलों का जवाब दिया। हमने 6 गाइडेड बमों को टारगेट करने से पहले ही गिरा दिया। रूस का दावा यह है कि हमने यूक्रेन के 1662 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया है। दावों पर अगर यकीन करें तो रूसी आर्मी ने डोनेट्स्क, ज़पोरिशिया और खार्किव के कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। तो उधर यूक्रेन ने भी रूस के कई ठिकानों पर पलटवार करने का दावा किया है। तो सीज फायर की जो उम्मीद थी वो तो आप भूल ही जाइए। कल तक खबर ये थी कि 90% तक बात बन गई है, बस 10% बात रह गई है, ऐसा ज़ेलेंस्की बोल रहे थे। लेकिन आज की तस्वीर ये है कि धुआं उठ रहा है, बारूद गिर रहा है और शहर का शहर तबाह हो रहा है। तो ये तस्वीर है और ये हकीकत है। तो विजय जी भूल ही जाएं सीज फायर, शांति भूल जाएं। क्या है मन में ज़ेलेंस्की के, क्या करना चाहते हैं? और पुतिन ज़ेलेंस्की को क्यों आप हमेशा पूछते हैं? पुतिन साहब से क्यों नहीं पूछते कि पुतिन साहब के मन में क्या है? उन्होंने तो बता दिया ना कि जो इलाके हमने कब्जा किए वो हमें चाहिए। यूक्रेन नाटो में ना जाए, यही वो चाहते हैं। ठीक है, तो अभी आपने जैसे वेनेजुएला के लिए कहा था कि क्या वो नतमस्तक हो जाए, झुक जाए, यही ज़ेलेंस्की से चाहते हैं। मतलब मैं वहां भी पूछ रही थी मादुरो के मन में क्या है। पुतिन साहब, मैं कह रहा हूँ पुतिन साहब भी यही चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की जी चले जाए। अब वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिरी दौर में पहुंच गई है, लेकिन बहुत जल्दी शांति होगी ये मुझे बहुत दिन से, जब से ये चर्चा चल रही है तब से ही लग रहा है कि नहीं होगा। क्योंकि ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से लड़ाई, भले ही लोग कमजोर कह रहे हैं, सब कुछ ध्वस्त कर दिया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने रूस को भी पानी पिला दिया। 3 साल तक लड़ाई लड़ना रूस के खिलाफ ये आसान काम नहीं। भले ही अमेरिका ने थोड़ा बहुत साथ दिया हो, नाटो देशों ने साथ, नाटो के जो देश है, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, उन्होंने कुछ साथ दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन वो खड़े रहे। तो इसलिए अब वो जिस तरह की लड़ाई लड़ते रहे 3 साल, 3.5 साल, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो बहुत आसान है। उनको पता है कि हार उन्हीं की होनी है, रूसी को जीतना है। रूस जिस तरह से कर रहा है, और अब बर्बादी में तो यूक्रेन में भी कुछ नहीं बचा कि क्या यूक्रेन में बर्बाद होना बाकी रह गया। इसलिए वो मुझे लगता है ज़ेलेंस्की को तो ट्रम्प से कहना चाहिए और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को फोन करके कहना चाहिए कि आप दोनों के बीच में अगर शांति वार्ता करवाना है तो मैं कोई भूमिका निभाऊं क्या? मतलब वो भाई अमेरिका पहले दोनों के बीच में भूमिका निभा रहा था और अमेरिका खुद युद्ध लड़ने चला गया वेनेजुएला, तो अब इनके बीच में बातचीत कौन करेगा? ट्रम्प साहब ने झंडा लेके बैठे थे कि मैं दोनों के बीच शांति वार्ता करवा रहा हूँ और बिल्कुल किसी भी दिन हो सकती है और जल्दी सुनने को मिलेगी खुशखबरी। तो वो खुशखबरी तो मिली नहीं, एक नया युद्ध अमेरिका ने शुरू कर दिया है। तो अब ज़ेलेंस्की साहब की बात कौन करेगा? अब ज़ेलेंस्की साहब तो फिलहाल अभी वेनेजुएला के लिए क्या स्टैंड है? कुछ नहीं, वो तो खुश हो रहा होगा कि भाई अब अमेरिका वहां उलझ गया, वो ज़ेलेंस्की के मामले में पड़ेंगे नहीं, मैं और तेज हमले करूंगा और मैं ज्यादा हिस्सा ले लूंगा। तो ये बड़े लोगों की ताकत है। रूस ज़ेलेंस्की को निपटाना चाहते हैं, अमेरिका वेनेजुएला को निपटाना चाह रहा है, चाइना उधर ताइवान पर नजर गड़ा के बैठा हुआ है। तो ये सारे दुनिया के दादा लोग, ताकतवर लोग, छोटे छोटे अपने करीबी देशों को कब्जा करने की स्थिति में लगे। ज़ेलेंस्की के लिए और बुरा दिन आ गया कि अब ट्रंप और कमजोर पड़ेंगे बीच में मध्यस्थता करने की स्थिति में, क्योंकि अब उनका पूरा ध्यान वेनेजुएला की तरफ फिलहाल रहने वाला है। तो इसका फायदा उठाकर रूस, मुझे लगता है कि पुतिन अभी और तेज हमले करके ज्यादा जमीन लेने की कोशिश करेंगे, या ज़ेलेंस्की से कहेंगे कि भाई ट्रंप तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, मैं जो कह रहा हूं उतनी बात मान लो, जमीन छोड़ दो, मैं हमला करना छोड़ देता हूं। तो मुझे लग रहा है रूस उसी दिशा में आगे बढ़ेगा।
वैसे तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन यहाँ पर कोई उम्मीद दिखाई अभी तो नहीं दे रही है। भले ही ज़ेलेंस्की ये बोले कि 90% तक बात बन गई है, 10% पर बात अटकी हुई है, लेकिन पुतिन ये कह चुके हैं कि जंग में हम जीत के करीब हैं। वो पिछले 4 साल से भी वो यही कह रहे हैं कि वो हम जीत के करीब हैं। लेकिन जब हम इस तरीके के वर्ल्ड डिसऑर्डर की बात करते हैं, जो बात हर्षवर्धन जी या प्रोफेसर साहब लगातार कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर में है, तो हमें चीन और ताइवान की भी बात करनी होगी। क्योंकि जो चीन ताइवान के ऊपर अपना आधिपत्य चाहता है, चीन ये कह चुका है कि हम ताइवान को अपने साथ मिलाकर रहेंगे। तनाव कितना है यहाँ पर ये आप जान रहे हैं। चीन की आर्मी ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। ताइवान ने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। ताइपे में तोप तैनात की गई हैं। जिनपिंग कह चुके हैं कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा। ताइवान को चीन के साथ मिलाने से कोई रोक नहीं सकता। चीन ने मिलिट्री ड्रिल पूरा होने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि सेना हाई अलर्ट पर रहेगी और अपने युद्ध की तैयारियों को बढ़ाती रहेगी। इस बीच ताइवान का दावा, आज सुबह तक की जो रिपोर्ट है वो आपको बता दें कि ताइवान के आसपास पीएलए विमानों के 4 बेड़े और 7 पोत नजर आए हैं। इनमें से एक बेड़े ने मध्य रेखा पार कर ताइवान के केंद्रीय रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और किसी भी वक्त हर्षवर्धन जी एक और युद्ध शुरू हो सकता है। अब तो ये सवाल ही कई बार ऐसा लगता है बड़ा बेईमानी है एक छोटे देश के लिए ये कहा जाए कितने दिन टिक पाएगा। यूक्रेन ने तो टिक कर दिखाया। वैसे नहीं, देखिए, ताइवान की ताकत को बहुत कम मत आके ताइवान जो चीन की हम ताकत एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें ताइवान की अपनी बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है तो वो ताइवान है। जो सबसे बड़ी कंपनीज आपको यहाँ तक कि अगर भारत के संदर्भ में कहें कि जैसे एप्पल बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन है, तो वो भी ताइवानी कंपनी है। चीन में भी उसी का सबसे बड़ा हिस्सा था। तो आप ताइवान को यूं मत देखिए कि अचानक से सब कुछ, लेकिन क्या ये स्थिति किसी भी तरह से दुनिया के सामने आनी चाहिए? और उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं चीन को कतई नहीं मानता हूं अभी के संदर्भ में। चीन एग्रेसर है, हर तरफ नजर गड़ाए रखता है, हमारे यहां भी हमले करता है, भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, अरुणाचल के बारे में कभी कभी कुछ बोलता रहता है। लेकिन सच ये है कि पिछले कुछ समय में अमेरिका का जो व्यवहार है, अमेरिका ने अपनी नई टेरिटरी क्रिएट करने की कोशिश की। ये नहीं हो सकता ना कि किसी एक देश के बगल में कोई है या किसी कॉन्फ्लिक्ट है तो अमेरिका का वहां एक आर्मी बेस हो जाए, एक वहां बढ़िया उसका एयरफोर्स का बेस हो जाए। अमेरिका ने ये रणनीति लगातार लागू की है और यहां तक कि मुस्लिम कंट्रीज में भी इसीलिए वो 2 देशों को लड़ाता है कि एक के यहां उसका एयर बेस हो जाए। अब अगर इस तरह से दुनिया चलेगी तो आपने सवाल ही गलत पूछा कि ज़ेलेंस्की जी चाहें। सब एक लाइन में सवाल पूछिए, ट्रंप कब चाहेंगे शांति? क्योंकि पुतिन के यहां रशिया में ट्रंप के जो अमेरिका की कंपनियां हैं उनके हित बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। भारत की कंपनियां तेल खरीदकर उसको रिफाइन करके बेच के बड़ी हो रही थी। ये सब भी उसके पीछे की पॉलिटिक्स है जो दिखती नहीं है। मेरा ये मानना है कि ताइवान और चीन का जो झगड़ा है वो झगड़ा लगातार चलता रहेगा, लेकिन रुका रहेगा। लेकिन अमेरिका जिस तरह से वहां इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, उसको अपनी एक तरह से कहें कि एक कब्जा कर लेना चाहता है और दूसरा कॉलोनी बना के वहां अपना बिजनेस करना चाहता है। बस इतना ही फर्क है अमेरिका चीन में, इससे ज्यादा नहीं देखना चाहिए। ये लेकिन जो ताइवान कह रहा है प्रोफेसर साहब, वो ये बता ही रहा है कि बेड़ा आ चुका है, हमारे एरियाज को वो क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है। चीन तो अगर अपनी फुल फोर्स में ताकत लगा दे तो नामुमकिन तो चीन के लिए भी कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, आज के दिन में यूक्रेन एक सामने उदाहरण है। जब यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध शुरू हुआ था, जो मिलिट्री जितने एक्सपर्ट्स थे वो कहते थे 15 दिन के अंदर ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। मैक्सिमम 1 महीना के अंदर कोई कहता था कि ये युद्ध समाप्त हो जाएगा और पूरा जो है वो खार्किव तक जो है और कीव तक जो है वो सेनाएं पहुंच जाएंगी, मतलब मेन बैटल टैंक तक वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि उसके पीछे की एक ताकत थी जो काम कर रही थी, जो लड़ी रसिया से आज भी लड़ रही है। और आज के दिन में तो रसिया के अंदर इंटीरियर में जाकर के डैमेज कर रही है। और ये सही है कि जो है लुहांस्क, डोनबास वगैरह इलाका जो है उसका करीब 80-90% रसिया ने जीत लिया है। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है रसिया के लिए, पूरी तरीके से उसे पराजित नहीं कर पाया। वैसे ही यहाँ पर भी ताइवान के लिए ताइवान इतना आसान चारा नहीं होगा, क्योंकि जब ताइवान पर अटैक होगा तो यकीन मानिए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन
सब कहीं ना कहीं पीछे से काम कर रहे होंगे। दूसरी बात है, ये ऐसी स्थिति क्यों नजर आ रही है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से यूक्रेन को, जिसे बीच मझधार में अमेरिका ने छोड़ा है, उससे अमेरिका की कमजोरियां पता लगी हैं चीन को। चीन को लगने लगा है कि अमेरिका युद्ध में आना नहीं चाहता है, और यही वो मौका है जब अमेरिका अंदर से डरा हुआ हो। जब पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि यदि ताइवान पर अटैक हो और अमेरिका यदि युद्ध में सीधे चला जाए तो अमेरिका की हार होगी, तो ऐसी स्थिति में जब अमेरिका स्वयं डरा हुआ हो तो इससे बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता है कि हम ताइवान की तरफ आगे बढ़ें और ताइवान को हम घेर करके उसे अपने में मिला लें। आप देखिए ना, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ा रह गई, लेकिन हांगकांग को अपने साथ ले करके ही आया ना। एक कॉलोनी हुआ करती थी, वहां पर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी लोग चिल्लाते रह गए, लेकिन जो सिस्टम बदलना था वो चाइना ने बदल ही दिया वहां पर। वही स्थिति यहाँ पर भी है ताइवान को लेकर के। जब आप ताकतवर होंगे तो स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में जो है, जब अमेरिका कमजोर होगी तो ताइवान उसके लिए आसान चारा बन जाएगा। सर आप लोग जी दो चीजें इसमें बस जोड़ दूं। हाँ। अभी चाइनीज ऑफिशियल्स वहाँ वेनेजुएला में वो निकोलस मादुरो से मिलने के लिए गए, और कई देशों ने, मतलब एक के बाद एक कई देशों ने अमेरिका के इस हमले का, जिसमें चाइना भी शामिल है, क्यूबा भी है, क्यूबा जैसे छोटे देश शामिल है, लेकिन बहुत से लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और जो अमेरिका के CIA के पूर्व डायरेक्टर है माइक पॉम्पियो, उन्होंने कहा है कि जो ईरान में नागरिक सड़कों पर हैं उनको और उनके साथ चल रहे मोसाद एजेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है जब आप इन खबरों को देखें, लेकिन जो ये चर्चा यहाँ चल रही है उसके बाद हमारे दर्शक एक बात तो समझ ही रहे होंगे कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी संयोग के तहत नहीं हो रहा है। ये सब अलग अलग लेवल के प्रयोग हैं। हाँ, और एक ऐसा ही प्रयोग न्यूयॉर्क में हुआ। भारत में ममदानी के एक लेटर को लेकर विवाद खड़ा हो गया, और ये प्रयोग न्यूयॉर्क में हुआ, बात भारत तक आ गई। कैसे, वो आपको बता दूं। मुद्दा दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद से जुड़ा हुआ है। दरअसल ज़ोरान ममदानी ने उमर खालिद को एक चिट्ठी लिखी। इस लेटर में ज़ोरान ममदानी ने उमर खालिद और उनके परिवार से हुई अपनी मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे अक्सर खालिद की कही हुई बातों को याद करते हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी का कहना है कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर आरोप लगाए। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो इस तरह की चिट्ठियां क्यों आ जाती हैं, इसलिए जांच होनी चाहिए कि राहुल गांधी विदेश में किस किस से मिलते हैं। जो 8 लॉ मेकर्स हैं या US के जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका की बात करें। भारत के आंतरिक मामले, भारत के लीगल मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप भारत सहन नहीं करेगा। कि जब भी LOP राहुल गांधी देश से बाहर जाके आते हैं, इस तरह की चिट्ठियां आती है, इस तरह का एक मूवमेंट 5-4 दिन के लिए बनता है, तो देश कि में इस बात की जांच होनी चाहिए कि राहुल गांधी किन किन लोगों से मिलते हैं, उन लोगों को क्या बताते हैं कि वो इस तरह की चिट्ठियां यहाँ पर भारत में लिखते हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए। गौरव को आप सुन रहे थे, गौरव वल्लभ हैं, ये बीजेपी के नेता हैं, और उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए। और राहुल गांधी, मीनवाइल हम आपको ये बता दें, राहुल गांधी वियतनाम के दौरे पर हैं, तो इस वक्त वो देश में नहीं है, है ना, वियतनाम के ही दौरे पर हैं, वो गए। आप हैरान क्यों हो रहे हैं? वो जा सकते हैं। नहीं था कि वियतनाम फिर चले गए। मुझे भी जाना फिर सर चलेंगे। इच्छा तो हम सबकी है, लेकिन ऐसा फ्रीक्वेंट जाने का अवसर तो राहुल जी को मिलता है ना सर। ठीक सर, लेकिन चलिए सर, हम भी चलेंगे। मैं ज़ोरान ममदानी पर आती हूँ। उन्होंने राहुल गांधी के कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल खड़े किए, लेकिन सवाल तो ये भी है ना विजय जी कि ये जो कुछ भी ज़ोरान ममदानी कर रहे हैं, भारतीय मसलों पर बोलना, ये कोई संयोग तो है नहीं, तो क्या ये कोई संगठित प्रयोग है? ममदानी जिस तरह से आए हैं वो इमिग्रेंट्स को लेकर पूरे मूवमेंट के साथ, कैंपेन के साथ आए हैं, और ये जो चिट्ठी लिखी तो उमर खालिद के जो पेरेंट्स थे वो वहाँ पर अमेरिका में उनसे मिले थे और बताया होगा कि ये बात है, तो इसलिए उन्होंने एक फॉर्मल लेटर कह लीजिए, इनफॉर्मल लेटर कह लीजिए, एक लेटर लिखा है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि भारत उसको किस तरह से लेता है और भारत के जो राजनीतिक दल है वो उसके साथ कैसे खड़े होते हैं। उमर खालिद के साथ खड़ा होना अलग बात है,
उमर खालिद के साथ में ममदानी के साथ खड़ा होना अलग बात है। और ममदानी साहब न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें भारत और खासतौर से प्रधानमंत्री के खिलाफ जो उनका नजरिया है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं उमर खालिद के लिए चिट्ठी लिखने में कोई बहुत ऐसा नहीं लेता, सीरियस नहीं लेने के लिए, लेकिन उनका जो रवैया प्रधानमंत्री को लेकर भी है, उसको भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, किसी वैचारिक एजेंडे के वो प्रचारक तो नहीं, क्या ऐसा तो नहीं नजर आता? बिल्कुल एक वैचारिक एजेंडे के तहत है ये, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। आप देखिएगा कि जब दिल्ली हाई कोर्ट में मामला आया था, उसके पहले एक बड़े स्तंभकार हैं, एक बड़े हिस्टोरियन हैं, क्रिकेट हिस्टोरियन, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, एक देश के एक प्रतिष्ठित हिंदी अखबार में वो लेख लिखते हैं। और लेख किस बात पर लिखते हैं कि उमर खालिद का पीएचडी कितना बढ़िया है। अच्छा। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि किसी स्टूडेंट के पीएचडी की चर्चा जो है अखबार के कॉलम में हो, और उनको उस अखबार से 30,000 रुपये मिलते हैं। सुना है हमने कि वो सबसे प्रतिष्ठित मतलब जिसे कहते हैं, नाम भी ले दीजिए सर। नाम सबको जानता है, यहाँ पर पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को मालूम है। ये एजेंडा के तहत होता है। उसी के साथ और भी लोग थे, उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो पूरा गिरोह है। और मैं उनको गिरोह इसलिए कहता हूँ कि जब भी हाई कोर्ट में जब सुनवाई होने जा रही थी, उससे पहले एक वातावरण बनाया जाता है। मुझे लगता है कि ये उसी गिरोह का एक्सटेंडेड हिस्सा है जो ममदानी कर रहे हैं। एक खबर और, भारत के साथ साथ चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है, वो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। हमारे पड़ोसी, चाहे आप पाकिस्तान की बात करें चाहे बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान के नजरिए से आप देखें वो भारत के खिलाफ किस तरीके की साजिशें रचती हैं, ये हम जानते ही हैं। और जो इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है वो भी आप जानते हैं, वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, दमन हो रहा है, ये भी आप जानते हैं। इसके पीछे आईएसआई है, ये भी आप जानते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक साथ सभी को वार्निंग दी। पाकिस्तान को कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ ऐसे मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे, तुम्हारे आतंकी हमारे लोगों का खून बहाते रहे और हम तुम्हें पानी दे, ऐसा नहीं हो सकता। आप सुने एस जयशंकर ने क्या कहा। Also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. Many years ago, we agreed to a water sharing arrangement. If you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. If there is no good neighborliness, you don't get the benefits of that good neighborliness. You can't say, I will, please share water with me, but I will continue terrorism with you. That's not reconcilable. पिछले दिनों एस जयशंकर बांग्लादेश भी गए थे। ढाका में उन्होंने खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में वो शामिल हुए थे। जयशंकर ने बांग्लादेश का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर भारत आगे बढ़ता है तो इससे पड़ोसियों का भी तो विकास होगा। India's growth is today a lifting tide. That if India grows, all our neighbors will grow with us. They will have many more opportunities. I think that, in a sense, is the message which I also took to Bangladesh. And yes, they are right now heading for their elections. We wish them well in that election. We hope that once things settle down, as I said, the sense of neighborliness in this region will grow. ये समीर जी, बहुत सी बातें एक ही बात में शामिल हैं कि अब देखिए पड़ोसी ना बदलेंगे, बुरा पड़ोसी है पाकिस्तान, ये भी तय है। और बांग्लादेश में जो हो रहा है कि अगर वहां पर भी स्थिरता आएगी तो ये भारत और बांग्लादेश के रिश्ते के लिए भी महत्वपूर्ण है।
निश्चित रूप से पहले पाकिस्तान और चीन हमेशा से हमारा एक बुरा पड़ोसी रहा है और अब उसमें एक बांग्लादेश भी जुड़ गया है। बीच में बांग्लादेश से हमारे संबंध ठीक थे, लेकिन जो परिस्थितियां वहाँ हुई उसके बाद अब बांग्लादेश भी जुड़ गया और ये तीनों देश मिलकर जिस तरीके से भारत को, हिंदुओं को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विदेश मंत्री ने बहुत अच्छे से जवाब दिया और तीनों देशों को समझा दिया है कि चीन से भी कह दिया कि भाई अरुणाचल के बारे में आप इस तरीके से बयान देना अपने नक्शे में दिखाना बंद करें। बांग्लादेश भी उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि भाई हिंदुओं पर लगातार अगर हमले होते रहेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और पाकिस्तान को पता है कि भाई अगर जिस तरीके से आप आतंकवाद को दुनिया में एक्सपोर्ट करते हो, लगातार आतंकवादी गतिविधि करोगे तो वो कहा जाता है ना कि पानी पिला पिलाकर मारना, कहे थे कि पानी पिला पिलाकर मारना। तो जयशंकर जी ने कह दिया है कि भाई आपको तो हम बिना पानी के मारेंगे, पानी देंगे नहीं आपको, जो आपको पानी चाहिए हमने समझौता रद्द कर दिया है। तो तीनों देशों को वार्निंग दी है भारत ने। भारत जानता है कि तीनों भारत के लिए चुनौती बनेंगे आने वाले समय में, तीनों का कोई गठबंधन होता है तो भारत की तैयारी उसी हिसाब से, सैन्य लेवल भारत उसी से तैयारी कर रहा है कि जरूरत पड़ने पर अगर तीनों से लड़ना पड़े तो भारत तीनों से लड़ने की स्थिति में आ जाए। भारत की तैयारी उसी दिशा में चल रही है। ये हर्षवर्धन जी, जो बांग्लादेश के साथ हमारी नजदीकियां तो अब कुछ दिखाई नहीं दे रही हैं, हमारा रिश्ता कहां पर खड़ा हुआ है बांग्लादेश के साथ? नहीं, बहुत स्पष्ट है हमारा रिश्ता बांग्लादेश के साथ। बातचीत होती रहे, कम्युनिकेशन होता रहे, हम वहां के हालात को ये देख रहे हैं। क्या चुनाव हो पाएगा? पहला सबसे जो महत्वपूर्ण है, चुनाव होगा तो कौन सी गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी को वहां प्रतिबंधित कर दिया गया है तो वो नहीं आने वाले, जिनसे भारत के रिश्ते बहुत, जब मैं भारत कहता हूं तो नरेंद्र मोदी नहीं, सोनिया गांधी जी के समय भी अच्छे थे, उसके पहले भी अच्छे थे, तो ये पारंपरिक तौर पर भारत से अच्छे रिश्ते रहे। ये हम देख रहे हैं। अगर मान लीजिए वो सरकार नहीं आती है तो भारत सरकार का इंटरेस्ट इसी में होगा, भारत का इंटरेस्ट इसी में होगा कि तारिक रहमान की अगुवाई वाली पार्टी जीते, जो जमात के लोग हैं उनके उसमें उनकी हिस्सेदारी कम से कम हो। और ये जो आदमी नोबेल पीस वाला दिख रहा है ना, बड़ा बदमाश आदमी है, इस बदमाश आदमी को जरा सी भी सत्ता में हिस्सेदारी न बचे, ये फिर से जाके अपना न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में जहां बैठना, वहां मजे से किसी फ्लाइट अपार्टमेंट में बचा हुआ जीवन डॉलर पे काटे। वैसे भी इनकी अपनी पॉपुलैरिटी होती तो जब तारिक आए थे तो उनके समर्थन में इतने लाखों लोग इकट्ठा नहीं हुए होते, वो मोहम्मद यूनुस के साथ खड़े हुए होते। और जो जमातियों के हाथों में इस वक्त मोहम्मद यूनुस खेल रहे हैं वो भी पूरी दुनिया देख रही है। हमारी बांग्लादेश पर नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल कहानी कुर्सी की में इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आपका, विजय जी, संगीत रागे जी, सुबीर चौंकाकर जी।